हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का जो पूरा न्यूज़पेपर है यानी कि दैनिक जागरण का जितना भी राष्ट्रीय संस्करण है पूरा वो बजट पर केंद्रित है। छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाया गया है, बताया गया है। तो आज का जो ये न्यूज़पेपर है आपको समझना नहीं है, सुनना है। आप सुनते जाएंगे, आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। आंकड़े ज़्यादा हैं, नोट होगा नहीं, तो इससे बढ़िया है आप उसे सुने और जो छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे मेरे द्वारा वो आप देख सकते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर को आप ध्यान से सुनिएगा और ये पूरा बजट पर केंद्रित है वीडियो। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, तो सबसे पहले हम पहले ही पेज को स्किप करते हैं और जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर दो पेज जो हैं स्टार्ट के वो बजट के लिए रखा गया है। तीसरा पेज यहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स का दे दिया है और चौथे पेज पर राष्ट्रीय फलक और यहाँ पर पांचवा आजकल, फिर छठे पेज से इन्होंने दैनिक जागरण यानी कि मेन पृष्ठ को ऐड कर दिया है। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग बनाई गई है वो है कि विकास और समृद्धि का बजट। देखिए, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट था क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं लोकसभा के लिए, इसलिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दूसरे कार्यकाल का अंतरिम पूर्ण बजट पेश किया गया। इसमें सरकार की राजनीति को भी साधा गया। अमृत काल में भारत की एक समृद्ध, संपन्न और विकसित देश बनने की तरफ तेजी से ले जाने का एक रोड मैप भी दिखाया गया। अगले वर्ष के आम चुनाव और इस वर्ष होने वाले 9 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले सरकार ने मध्यम वर्ग पर ज़्यादा फोकस किया, उन्हें आयकर में बड़ी राहत दी। साथ ही सरकार ने अपनी नीतियों को बदलते हुए कुछ छोटी बचत स्कीमों का भी आकर्षण जो है वो मध्यम वर्ग के लिए रखा है या उनके सामने रखा है। कोई भी नई लोक लुभावन नीति लागू नहीं की गई है। राजकोषीय प्रबंधन पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसमें पूंजीगत व्यय पर भी फोकस किया गया है। और जो बजट था 2023-24 का आम बजट, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां पूर्ण बजट था और सरकार सिर्फ वोट ऑन अकाउंट ही पेश कर सकेगी। अगला जो पूर्ण बजट जुलाई 2024 में नई सरकार पेश करेगी। आर्थिक विकास के दायरे में समाज के सभी वर्ग को शामिल करने का जो बजट का जो मेन फोकस था, प्रमुख प्राथमिकताएं थी, वो शामिल हैं। इसके तहत युवा, महिला, जनजातीय वोटरों को लुभाने के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित किया कि निकट भविष्य में भी भारत की जो धाक है वो जमी रहेगी, बनी रहेगी। इसमें और जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं कि कारोबारियों के लिए पैन कार्ड ही पहचान पत्र बना रहेगा। जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल इंडिया की जरूरत को पूरा कर सके। जिन कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए पैन होना अपेक्षित है उनके लिए पैन को ही व्यक्तिगत पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी। विभिन्न सरकारी एजेंसियों, संस्थानों, नियामक एजेंसियों की तरफ से व्यक्तियों की पहचान पते के मिलान और उनके सुधार की मौजूदा प्रक्रिया को इस तरह से सुविधाजनक बनाया जाएगा कि एक ही जगह से पहचान व मिलान का काम कर सकें। इसमें आधार का मूलभूत पहचान पत्र के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए डिजी लॉकर के तहत व्यवस्था की जाएगी। मासिक आय योजना की सीमा को 2 गुना कर दिया गया है। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत स्कीमों के लिए जमा राशि की दर है उसकी मौजूदा सीमा 2 गुना करके 30 लाख यानी अभी तक 15 लाख रुपए थी सीनियर सिटीजन स्कीम, उसको अब 30 लाख कर दिया गया है। मासिक आय योजना के लिए यह सीमा अब दोगुनी करके 9 लाख रुपए कर दी गई है। यानी जो MIS स्कीम थी, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, इनकम स्कीम, वो 4.5 लाख रुपए थी, उसको 9 लाख रुपए कर दिया गया है। संयुक्त खाते के लिए यह सीमा 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की अधिकतम राशि और 2 वर्ष की परिपक्वता अवधि की एक लघु बचत स्कीम की घोषणा की गई है जिसमें उन्हें 7.5% का सालाना ब्याज मिलेगा। मोदी सरकार की तरफ से घोषित यह लघु बचत स्कीम की पहली योजना है। अभी तक सरकार की नीति लघु बचत योजनाओं को हतोत्साहित करने की रही है, लेकिन जो ये महिला सशक्तिकरण के तहत स्कीम जो ये लागू की गई है उसमें
महिलाएं जो हैं वो 2 लाख की एफडी कराएंगी 2 साल के लिए और उस पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर या नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अदानी ने वापस लिया 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ। एफपीओ क्या होता है आपको पता है, जब कंपनी अपने दोबारा शेयर मार्केट में लिस्टेड करती है तो अपने शेयर को, तो उसे एफपीओ बोला जाता है, और जब पहली बार करती है उसे आईपीओ बोला जाता है। अदानी इंटरप्राइजेज ने पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुके 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को बुधवार को वापस लेने की घोषणा कर दी। कंपनी के बोर्ड ने फैसला लिया कि एफपीओ में जुटाई गई राशि निवेशकों को लौटाई जाएगी। कंपनी ने कहा कि अभूतपूर्व हालात और बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों के हित में एफपीओ वापस लेने का फैसला किया गया है। अदानी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि एफपीओ का सब्सक्रिप्शन मंगलवार को सफलतापूर्वक बंद हो गया। बीते सप्ताह शेयरों में अस्थिरता के बावजूद कंपनी इसके कारोबार और प्रबंधन में आपका भरोसा काफी विनम्र रहा है, शुक्रिया। बता दें कि हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट के चलते अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं रहे हैं। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष अमीरों की सूची में 83.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गौतम अदानी 44 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाकर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति 75.1 अरब डॉलर रह गई है। अदानी समूह और इससे जुड़ी कंपनियों के संयुक्त बाजार मूल्य में 90 अरब डॉलर की गिरावट आई है। 28% टूटा है अदानी इंटरप्राइजेज। अगर हम बात करें अदानी इंटरप्राइजेज का जो शेयर है कल वो लगभग 800 रुपए गिर गया था। इनका जो शेयर है वो लगभग 3,000 का होने वाला था, लेकिन वो उसकी वैल्यू अब 21,000 रुपए रह गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि देश की सुरक्षा के लिए दूसरों की उदारता पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। थल सेना प्रमुख जो हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि कोई भी देश अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी साझा नहीं करना चाहता है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा ना तो आउटसोर्स की जा सकती है और ना ही दूसरों की उदारता पर निर्भर रहा जा सकता है। बुधवार को पुणे स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्थापना दिवस समारोह में थल सेना ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ प्रमुख तथ्य सामने आए हैं। इसमें विषम युद्ध के प्रभाव, सूचना युद्ध की शक्ति, डिजिटल रूप से मजबूत होना एवं आर्थिक ताकत का हथियार के तौर पर उपयोग होते देखा जा रहा है। ये पक्ष जो है इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता एवं इस क्षेत्र में निवेश, अनुसंधान और विकास रणनीतिक अनिवार्यता बन चुकी है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हम फिर से अब बजट वाले पेज पर यानी कि फ्रंट पेज पर आते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है कि रक्षा बजट है उसको 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है, जो बीते वर्ष से 13% अधिक है। देश की रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का सबसे अधिक जोर रहता है, जिसके लिए बीते कुछ वर्षों में विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है और पिछले बजट के कुल रक्षा आवंटन की जो राशि थी उससे भी बड़ी राशि इस बार निवेश की गई है और 13% का आप बढ़ोतरी इसमें मान सकते हैं। उसके बाद जो है वो है हमारा सड़क एवं परिवहन राजमार्ग, इस पर इसको 2.70 लाख करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। और दरअसल केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी गति शक्ति परियोजना में सड़क नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में बीते 8 वर्ष में सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और नए एक्सप्रेसवे व उन्नत हाईवे से आवागमन तथा माल ढुलाई सुगम हुआ है। तीसरा है रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान इस वर्ष रेलवे की तरफ से दिया गया है। देश के इतिहास में इससे पहले इतना भारी भरकम बजट रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कभी नहीं दिया गया था। माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होगा और वंदे भारत जैसी सवारी ट्रेनें भारतीय रेलवे की छवि आधुनिक और परिवहन सुगम करने के महत्वाकांक्षी प्रयासों का ये जो बजट है वो होगा।
तीसरा है कृषि एवं किसान कल्याण। बीते कुछ वर्ष में केंद्र सरकार के एजेंडे में किसान कल्याण प्राथमिकता में है, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कृषि के नए तरीके हों। किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम को बरकरार रखने के लिए इस वर्ष बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए किया गया है। प्रमुख परियोजनाओं के लिए यानी योजनाओं के लिए जो आवंटन किया गया है वो देख लेते हैं। जैसे फार्मा उद्योग के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और बीते वर्ष यह राशि 100 करोड़ रुपए थी। भारत फार्मा के क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बन रहा है। अमेरिका की कुल जेनरिक दवा मांग का 40% और यूनाइटेड किंगडम की कुल दवा मांग का 25% भारत से ही निर्यात होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए वंचित वर्ग के नागरिकों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको इस बार 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। बीते वर्ष 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए बजट में किया गया था, जिसमें बड़ी वृद्धि की गई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने और अपनाने से जुड़ी योजना पर फोकस किया गया है। देश में पर्यावरण संतुलन के साथ तेल आयात कम करने के लक्ष्य को साधने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और अपनाने से जुड़ी फेम योजना के लिए इस बार 5,172 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह राशि बीते वर्ष से करीब 2,200 करोड़ रुपए अधिक है। फिर आते हैं पूर्वोत्तर के इंफ्रा विकास योजना पर। देश के अंतिम छोर तक संपर्क मजबूत और सुगम करने के लिए केंद्र सरकार के बीते वर्षों के प्रयासों को सशक्त करने के क्रम में इस वर्ष बजट में 2,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में यह राशि 1,419 करोड़ रुपए थी। अब जो छोटे छोटे पॉइंट के तहत समझाया गया है और जो आवंटन किया गया है वो देख लेते हैं। सुरक्षित समाज, देखिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त बनाया जाएगा। स्वस्थ समाज, 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ICMR की चुनिंदा लैब में सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल सेल बीमारियों को वर्ष 2047 तक समाप्त करना है। जनसंख्या नियोजन, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता दिया जाएगा। गरीबी उन्मूलन, प्रधानमंत्री PVGT योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 500 आकांक्षी ब्लॉकों का विकास के लिए चयन, निर्धन कैदियों को जमानत राशि देने में मदद मिलेगी या दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं नारी सशक्तिकरण पर। 7.5% तक वार्षिक ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद है 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए देश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की तैयारी की गई है। पर्यावरण पर 10,000 करोड़ रुपए से गोबर धन योजना में 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करना। वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना लागू होगी। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी जो है वो लागू की जाएगी और निधियों का आवंटन किया जाएगा। जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत इस वर्ष 70,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के लिए 5300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं जूम कर रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजस्व प्राप्तियां वर्ष दिया गया है, बजट अनुमान लगाया गया है, तो राजस्व प्राप्ति जो है वो लगभग यहां पर दिखाया गया है। कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, पूंजी प्राप्तियां, ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, केंद्र सरकार का जो बजट व्यय है अनुमान के तहत सबसे ज्यादा राशि इसमें रक्षा को ही दी गई है। देखिए रक्षा पर जो आवंटन किया गया है, फिर पेंशन पर, यानी कि जो केंद्र सरकार का जो पेंशन विभाग है उसमें, फिर वाणिज्य उद्योग, पूर्वोत्तर विकास, शिक्षा, ऊर्जा, विदेश मंत्रालय, वित्त, स्वास्थ्य,
ये व्यय कितना खर्चा किया जाएगा, गृह, ब्याज, आईटी और दूरसंचार, अन्य योजना और सांख्यिकी, किस तरीके से किस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। किसको कितनी सब्सिडी दी जाएगी यहां पर दिया गया है, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक पॉइंट दिया गया है, ये देख लेते हैं कि भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम से सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है कि 7 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। अब नए टैक्स स्लैब के तहत 7 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स के स्लैब और छूट सीमा में बदलाव कर उसे करदाताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। फिलहाल टैक्स के पुराने प्रारूप को जारी रखा जाएगा, लेकिन अब टैक्स भरने के लिए कंप्यूटर खोलने पर पहले नए टैक्स प्रारूप का स्लैब सामने आएगा। नए टैक्स स्लैब की दरों में भी बदलाव किया गया है। इनकम टैक्स के पुराने प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नया फॉर्म भी जारी किया जाएगा। सभी तरह की छूटों से सरकार पर 37,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। नई टैक्स व्यवस्था में किए गए बदलाव का लाभ टैक्स रिपेयर्स मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में ले पाएंगे। बजट घोषणा में रिटायरमेंट के दौरान अवकाश के नकदीकरण की टैक्स छूट सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह टैक्स को बिना छूट के साथ सरल बनाना चाहती है। अग्निवीरों की जो कमाई होगी वह पूरी तरह से कर मुक्त होगी। पिछले साल शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की आय पूरी तरह कर मुक्त होगी। यहां तक कि इन अग्निवीरों के योगदान और सरकार की ओर से जमा की गई उतनी ही राशि से बनने वाला अग्निवीर कॉर्पस फंड भी कर मुक्त रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश किए गए आम बजट में अग्निवीर कॉर्पस फंड को 3 स्तरों पर कर मुक्त ईईई करने की घोषणा की है। 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में तैनात होने वाले अग्निवीरों को अपने वेतन से हर महीने एक राशि सेवा निधि अकाउंट में जमा होगी। वित्त मंत्री के अनुसार यह राशि पूरी तरह से कर दायरे से बाहर रहेगी। अग्निवीर ढाई द्वारा जमा कराई गई राशि के बराबर ही राशि सरकार उसके खाते में डालेगी और उसके एक कॉर्पस फंड बनेगा, जिससे सरकार विभिन्न स्कीमों में निवेश करेगी। कॉर्पस फंड के निवेश से होने वाली आय भी पूरी तरह से कर मुक्त रहेगी। 4 साल की सेवा के बाद कॉर्पस फंड में जमा राशि उसके होने वाली आय के साथ अग्निवीर को वापस की जाएगी, वह भी पूरी तरह से कर मुक्त होगी। और जैसा मैंने बताया कि जो सीनियर सिटीजन स्कीम थी उसको 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। नई और पुरानी स्कीम के तहत कितना अब टैक्स देना होगा, जिस तरीके से आप यहां देख रहे हैं कि अभी तक 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। 2.5 से 5 लाख तक वालों को 5% देना पड़ता था, अब 3 लाख से 6 लाख तक वालों को 5% देना पड़ेगा। 5 से 7.5 लाख वालों को 15%, अब 6 से 9 लाख वालों को 10% देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये देख लीजिएगा। और इसमें है कि नई और पुरानी स्कीम के तहत कितना चुकाना होगा आयकर। नई स्कीम में 80C के तहत छूट 0, पुरानी स्कीम 0, छूट 3 लाख तक होगी। होम लोन पर ब्याज 2 लाख तक का छूट होगा। 80C के तहत 1.5 लाख की जो छूट है वो बरकरार रहेगी और 80 CCD NPS 50,000 का होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि खेती किसानी को नए युग में ले जाने की तैयारी है। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही घाटे की खेती को लाभ
के युग में ले जाने की तैयारी है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तावों में खेती को हाईटेक बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र में युवा उद्यमियों को आकर्षित करके इसे लाभकारी बनाने की तैयारी है। किसान केंद्रित मार्केट इंटेलिजेंसी, एग्रीकल्चर स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। आज़ादी के अमृत काल से पहले बजट में कृषि को विशेष तरजीह दी गई है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नियोजन, फसल बीमा, उपज आकलन जैसे इनपुट को सुलभ बनाने में आधुनिक तकनीक सहायक साबित होगी। खेती को उद्योग से जोड़ने वाले युवा स्टार्टअप उद्यमियों के लिए विशेष एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी। बजट के प्रस्तावों में किसानों को सहज तरीके से कृषि ऋण मुहैया कराने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष 2022-23 के मुकाबले 11% से अधिक है। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को पीएम प्रणाम। प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर 1 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में प्रमुखता से इसका उल्लेख करते हुए केमिकल फर्टिलाइजर के संतुलित प्रयोग के साथ वैकल्पिक फर्टिलाइजर को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। योजना पर कुल 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे जहां धरती के प्रदूषण को घटाकर मिट्टी की सेहत सुधारने को बल मिलेगा, वहीं गोबर धन जैसी योजना से 500 नए संयंत्र लगाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अब यहां पर महिलाओं की जो बात है, सशक्तिकरण की बात बताई गई है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे निर्धन कैदियों को जमानत राशि दी जाएगी, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आवास योजना पर 66% तक जो फंड है वो बढ़ाया गया है, उसे डिस्कस कर चुके हैं। नए अवतार में रफ्तार को अब नया आयाम देगा रेलवे। देखिए, भारतीय रेलवे को नए अवतार में लाने के उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने इसके बजटीय प्रावधानों में भारी वृद्धि की है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसे 1,62,000 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे बढ़ाकर 2,41,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रेलवे को पूंजीगत व्यय के लिए दी गई यह अभी तक की सबसे अधिक राशि थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान इसमें 9 गुना की वृद्धि की गई है। स्पष्ट है कि आधारभूत संरचना को परिमार्जित करते हुए यात्रियों की सुरक्षा व समय पर यात्रा की व्यवस्था करनी है। इससे आने वाले वर्षों में ट्रेन का सफर अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। बजट में हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित 35 ट्रेनें चलाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 1-2 वर्षों में ही विद्युतीकरण का दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तैयार करने का है। बजटीय प्रबंधन से इसमें मदद मिल सकती है। रेलवे का जोर यात्री संख्या के साथ माल ढुलाई में भी तेजी लाने पर होगा। चलिए, और जो देखिए छोटे छोटे पॉइंट है, पूरा न्यूज़पेपर एक साथ डिस्कस करना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, इसके छोटे छोटे जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर पॉइंट के तौर पर या तो शॉर्ट्स के माध्यम से बताया जाएगा या अलग वीडियो बनाकर समझाया जाता रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये न्यूज़पेपर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बजट का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप किया जा रहा है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।